हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज सुरई में प्रतिस्थापित हूँ। आज अपन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो टॉपिक अपन ने पिछले वीडियोज में देखा था वो था कि अन्वेषण की कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है, इन्वेस्टिगेशन की कौन कौन सी स्टेज होती है, वो अपन ने विस्तार से चर्चा की। तो उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि अन्वेषण में जो इम्पोर्टेंट जो गतिविधियाँ होती है वो है अभियुक्त की गिरफ्तारी। दूसरी जो अपन ने गतिविधि पढ़ी थी वो थी तलाशी वारंट जारी करना। तलाशी वारंट के बारे में अपन ने एक वीडियोज अपन ने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। उसके बाद में जो है वो अपन तलाशी वारंट को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो जो अपन ने देखा कि तलाशी वारंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिना वारंट के तलाशी और एक वारंट के सहित तलाशी। एक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तलाशी और एक क्षेत्राधिकार के बाहर तलाशी। तो आज अपन पढ़ेंगे कि तलाशी वारंट का जो प्रारूप है वो कहाँ दिया गया है, तलाशी वारंट जारी करना। तो तलाशी वारंट का जो प्रारूप है वो CRPC की अनुसूची 2 के फॉरम नंबर 10 में दिया गया है। तो तलाशी वारंट जारी करने के लिए इस प्रारूप के अनुसार जारी किया जावे, लेकिन इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन अपन के पास होता है वो ये है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के द्वारा तलाशी वारंट का प्रारूप जारी किया गया है तो उस अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा भी उस उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया तलाशी का प्रारूप ही जारी किया जावे। तो सेक्शन 476 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी तलाशी वारंट का प्रारूप जारी करने की शक्ति दी गई है। अगर उच्च न्यायालय के द्वारा धारा 476 के अंतर्गत तलाशी वारंट का प्रारूप विहित कर दिया है तो ऐसी दशा में राज्य के अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार ही तलाशी वारंट जारी किया जावे। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट अपन तलाशी वारंट के बारे में जो अपन प्रोविज़न है वो CRPC के सेक्शन 91 से लेके 97 तक है। तो वो कौन से आधार है या वो कौन से ग्राउंड है जिनके आधार पर तलाशी वारंट जारी किया जाता है। तो व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, तो इसमें अपन मेन जो ग्राउंड्स है CRPC के अंतर्गत वो 4 ग्राउंड है जिसके आधार पर तलाशी वारंट जारी किया जाता है। तो पहला जो ग्राउंड है वो है दस्तावेज अथवा वस्तुओं को पेश करना। तो इसके जो सेक्शन है CRPC के सेक्शन 91 और 92, 93 और 166A और 166B। दूसरा जो प्रोविज़न है वो है चुराई हुई और कूटकृत वस्तुओं की तलाशी। तो ये सेक्शन CRPC के अंतर्गत सेक्शन 94 में दिया गया है। इसके बाद में है वर्जित प्रकाशनों की तलाशी, वो 95 और 96 CRPC के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट जो आधार है वो है निरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी, जो CRPC सेक्शन 97 और 98 में दिया गया है। अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी कोई चीज़ पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं जारी किया जाना। तो कोई भी कोर्ट में जब किसी वस्तु की या किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो कोर्ट उसको अपने एविडेंस के रूप में पेश करने के लिए क्या क्या आदेशिकाएं जारी करता है। तो उसमें दस्तावेज अथवा वस्तुओं का पेश करना CRPC सेक्शन 91 और 92 और 93 और 166A और 166B के अंतर्गत दिया गया है। तो सबसे पहले अपन दस्तावेज अथवा वस्तुओं का पेश करना सेक्शन 91 पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहली बात जो है वो ये है कि अगर किसी मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण, किसी भी मामले में यदि उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या कोई इंक्वायरी हो रही है या कोई ट्रायल चल रहा है तो उसके दौरान अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान पुलिस अधिकारियों
को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को या न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसी जांच, अन्वेषण, विचारण के लिए कोई दस्तावेज या वस्तु अपेक्षित है, उसकी आवश्यकता है, और ऐसा विश्वास करने का कारण है कि ऐसा दस्तावेज या वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो ऐसे दस्तावेज अथवा वस्तु को पेश करने के लिए पुलिस अधिकारी के द्वारा विहित आदेश जारी कर सकता है। न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे व्यक्ति के नाम समन जारी किया जा सकता है। तो जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी वस्तु या दस्तावेज या कोई चीज़ यदि पाई जाती है, तो उस चीज़ को पेश करने के लिए या उस वस्तु को न्यायालय में पेश करने के लिए उस व्यक्ति के नाम सबसे पहले जो आदेश का जारी की जाती है वो है समन, तो वो समन जारी किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम दस्तावेज या वस्तु पेश करने के लिए समन आदेश जारी किया जाता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को पेश करने के लिए स्वयं आबद्ध हो। यदि कोर्ट ने किसी व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया है कोई वस्तु या चीज़ पेश करने के लिए, तो यह बिल्कुल कतई आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति स्वयं शारीरिक रूप से कोर्ट में उपस्थित हो। हाँ, यदि वो व्यक्ति उस वस्तु को उस समय या उस दिनांक को कोर्ट में पेश कर देता है, तो वह उसका निष्पादन माना जाएगा। तो कुछ दस्तावेज या वस्तुओं के बारे में विधि यह कहती है कि उसके पेश करने के लिए समन जारी करना आवश्यक नहीं है। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पेश करने के लिए समन आवश्यक नहीं है? तो ऐसी कोई वस्तु जिसके विषय में साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत विशेषाधिकार उपलब्ध है। तो ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसा दस्तावेज जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत विशेषाधिकार उपलब्ध है। तो एविडेंस एक्ट की सेक्शन 123 के अंतर्गत राज्य के कार्यकलापों के प्रकाशित दस्तावेज आते हैं, तो उसके संबंध में समन कोर्ट के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये विशेषाधिकार प्राप्त वस्तुएं या दस्तावेज होते हैं। दूसरा जो है, कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसके विषय में साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत विशेषाधिकार उपलब्ध है। तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 124 के अंतर्गत जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो है कि प्रशासन के दौरान, यदि कोई भी प्रशासन के दौरान दी गई कोई गोपनीय संसूचना या कोई इन्फॉर्मेशन है जो प्रशासन के दौरान दी गई है, तो उसके संबंध में भी न्यायालय द्वारा समन जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 124 के अंतर्गत विशेषाधिकार युक्त दस्तावेज माने जाते हैं। ऐसा दस्तावेज जो व्यंग्यकार वही या साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आता है, ऐसा कोई भी दस्तावेज जो व्यंग्यकार वही या साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर का जो चीज़ है, दस्तावेज है, जिसके लिए कोर्ट समन जारी नहीं कर सकता है, वो है कोई भी दस्तावेज या पत्र या लिफाफा या पार्सल या पैकेट जो डाक तार अधिकारियों की अभिरक्षा में है, उसके पेश करने के लिए समन जारी नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा दस्तावेज जो डाक या तार विभाग के अंतर्गत है, कोई लिफाफा है, कोई पैकेट्स है या कोई पार्सल है, तो उसको भी समन जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन जो सेक्शंस है सीआरपीसी का, वो 92 तो 91 के अंतर्गत तो ये दस्तावेज और ये चीज़ है जिसके संबंध में समन जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो है वो तार और पत्रों के संबंध में प्रक्रिया क्या होती है, वो 92 में दी गई है। तो डाक तार अधिकारियों की अभिरक्षा में दस्तावेज, पत्र, लिफाफे, पार्सल, पैकेट आदि के संबंध में बिना मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं कि वह उसका परिधान ऐसे व्यक्ति को कर दे जैसा न्यायालय मजिस्ट्रेट आदेश दे। तो पार्सल, पैकेट आदि की तलाशी करने के संबंध में यदि कोई आदेश जारी किया जाता है, तो ऐसा आदेश जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके संबंध में तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो क्या ऐसे व्यक्तियों के कब्जे में अभिरक्षा में पेश करने का आदेश दिया जा सकता है जो भारत सरकार या राज्य के बाहर है। यदि कोई विचारण या जांच या अन्वेषण के दौरान किसी वस्तु या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो भारत राज्य क्षेत्र या भारत राज्य क्षेत्र की सीमाओं के बाहर रहता हो, या कोई विदेशी न्यायालय को यदि ऐसी कोई दस्तावेज या वस्तु की आवश्यकता है किसी विचारण, किसी मामले के संबंध में जिसमें ट्रायल चल रहा हो या विचारण चल रहा हो या इंक्वायरी जो रही हो जो भारत सरकार के सीमा के अंतर्गत हो, तो उसको पेश किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 166A के अंतर्गत ऐसे आदेश जारी करने का प्रावधान करती है। नेक्स्ट है, क्या कोई विदेशी न्यायालय भारत में किसी व्यक्ति के नाम दस्तावेज या वस्तु पेश करने के लिए आदेश या समन जारी किया जा सकता है। तो बिल्कुल सेक्शन सीआरपीसी के 166B के अंतर्गत किया जा सकता है। तो धारा 166A और धारा 166B दोनों मामलों में दस्तावेज पेश करने के लिए अनुरोध पत्र जारी किए जाते हैं। ऐसा अनुरोध पत्रों की तामील दूतावासों के माध्यम से की जाती है। तो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की पालना की जाती है। अब इसके बाद में अपन सेक्शन पढ़ेंगे सीआरपीसी सेक्शन 93, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो इससे पहले तो अपन ने बात की थी कि कोई दस्तावेज, वस्तु या कोई भी चीज़ जो अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान आवश्यक हो उसको पेश करने के लिए समन जारी किया जा सकता है। तो इसके बाद में तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया सीआरपीसी सेक्शन 93 में दी गई है। तो तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, अगर किसी व्यक्ति के नाम दस्तावेज या वस्तु को पेश करने के लिए समन जारी किया जाता है और ऐसे समन की सम्यक तामील भी की गई हो, उसके बावजूद भी वह दस्तावेज या वस्तु को पेश नहीं करता है अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण है, ऐसे समन की तामील होने के बावजूद वह व्यक्ति उस दस्तावेज को पेश नहीं करता है, तो ऐसे अवस्था में तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी वस्तु या चीज़ या कोई दस्तावेज को पेश करने के लिए समन जारी किया जाता है, न्यायालय के द्वारा समन जारी किया जाता है, और उसके बावजूद भी उसकी समन की सम्यक तामील होने के बावजूद भी वो व्यक्ति उस दस्तावेज या वस्तु या किसी चीज़ को कोर्ट में समय पर पेश नहीं करता है, तो उसके बाद में न्यायालय द्वारा तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। जब ऐसे तलाशी वारंट के निष्पादन किया जाए तो ऐसे तलाशी वारंट के निष्पादन में उल्लिखित सभी गतिविधि लागू है, जैसे प्रवेश करना या कब्जे में लेना आदि। जब तलाशी वारंट जारी किया जाता है तो उसके संबंध में व्यक्ति भवन में प्रवेश कर सकता है या उसको अपने कब्जे में ले सकता है। नेक्स्ट जो है वो है चुराई हुई और कूटकृत वस्तुओं की तलाशी। तो सीआरपीसी सेक्शन 94 के अंतर्गत जो दिया गया है वो है चुराई हुई और कूटकृत वस्तुओं की तलाशी किस तरह से की जाती है। अगर मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि किसी भवन, परिसर या स्थान में चुराई गई वस्तु या कूटकृत वस्तुएं या वर्जित वस्तुएं पाई जाती है, तो ऐसी वस्तुओं को अधिग्रहित करने के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो सीआरपीसी सेक्शन 94 किसी व्यक्ति के कब्जे में चुराई गई वस्तुओं, कूटकृत वस्तुओं या वर्जित वस्तुओं के अधिग्रहण करने के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शंस जो है वो वर्जित प्रकाशनों की तलाशी। तो सेक्शन सीआरपीसी के 95 और 96 में दिया गया है। तो 95 के अंतर्गत जो दिया गया है वो ये बताया गया है कि 95 के अंतर्गत वर्जित प्रकाशनों की तलाशी। तो वर्जित प्रकाशन क्या है,
तो सबसे पहले 94 को देखने पर यह पता चलता है कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके, अधिसूचना जारी करके किसी प्रकाशन को रोक सकता है और उसका संपरण कर सकती है। राज्य सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर होता है कि वो नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी वर्जित प्रकाशन को रोक सकता है या उसको बंद कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अभिव्यक्ति की ये स्वतंत्रता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो फंडामेंटल राइट्स है। तो क्या ये प्रोविजन जो सीआरपीसी के सेक्शन 95 के अंतर्गत जो दिया गया है, क्या वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो भारतीय संविधान का उल्लंघन करता हो, क्योंकि भारत के सभी नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई होती है, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जो युक्त प्रतिबंधों की श्रेणी में आते हैं कि भारत सरकार ऐसे वर्जित प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाए। अब इसके बाद में जो प्रोविज़न दिए गए हैं 90 भारत संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, तो भारत के सभी नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तो रमेश थापर वर्सेज मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभिव्यक्ति, कोई भी अभिव्यक्ति का माध्यम भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता में प्रकाशन की स्वतंत्रता भी सम्मिलित की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग जजमेंट था रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें कहा गया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें सम्मिलित की गई है और प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रकाशन की स्वतंत्रता भी इसमें आती है। अगर सीआरपीसी सेक्शन 95 में राज्य सरकार किसी प्रकाशन को रोके तो यह अनुच्छेद 19(1) के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। क्या धारा 95 अनुच्छेद 19(1) के विरोध में है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) में जो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है वह निश्चय प्रकृति की नहीं है, वह सार्वभौमिक नहीं है, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कुछ सीमाएं हैं। अनुच्छेद 19 के खंड 2 में यह कहता है कि राज्य सरकार भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधित अधिरोपित किए जा सकते हैं। तो निम्न आधारों पर ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि राज्य की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर, मानहानि के संबंध में, न्यायालय की अवमानना के संबंध में, नैतिकता एवं सदाचार के आधार पर और अपराधों का उद्धापन के आधार पर जो भाषण एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है उसको इन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है। तो इन आधारों पर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। इसलिए धारा 95 में राज्य सरकार को जो शक्ति प्रदान की गई है उसका स्रोत जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का खंड 2 है, इसलिए धारा 95 असंवैधानिक नहीं है। तो 95 सीआरपीसी के अंतर्गत जो वर्जित प्रकाशनों पर रोक लगाने का जो प्रावधान है वो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी वर्जित प्रकाशन को रोक सकती है, उसको संपन्न कर सकती है। जो धारा आईपीसी सेक्शन 124 ए और 153 ए और 292 जुड़े हैं, तो ऐसे प्रकाशन को वर्जित किया जा सकता है अधिसूचना जारी करके। ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद ऐसे प्रकाशनों का संपरण हो जाएगा। इसका अर्थ ये निकला किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसे जारी करना या हटाया जाएगा, क्रय करना, विक्रय करना, भंडारण, निर्माण करना आदि नहीं किया जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 124 ए, 153 ए और 292 से जुड़े गए ऐसे प्रकाशन
है जो अपराध दिए गए हैं उसमें राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके ऐसे प्रकाशनों पर रोक लगा सकती है, उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो क्या सीआरपीसी की धारा 95 के अंतर्गत जारी की गई राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी जा सकती है? तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वो इसी सीआरपीसी सेक्शन 96 में बताया गया है, वो उसको चुनौती दी जा सकती है। अब चुनौती कहाँ दी जाएगी, क्या प्रोविजंस है, वो ये है कि 2 महीने में, मतलब नोटिफिकेशन के 2 महीने की अवधि के भीतर ऐसी अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से ऐसी अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। यह चुनौती उच्च न्यायालय में ही दी जाएगी। तो नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसके 2 महीने के अंतर्गत जो पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित व्यक्ति है, वो उच्च न्यायालय में इसके अगेंस्ट रिट फाइल कर सकता है। तो उच्च न्यायालय में आवेदन करने में देरी हो जाए तो क्या स्वीकार किया जा सकता है? तो यदि देरी का उचित कारण है तो स्वीकार किया जा सकता है। ऐसी अधिसूचना की वैधता का निश्चय उच्च न्यायालय के कम से कम 2 या 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाता है। तो अगर किसी न्यायालय में इससे कम न्यायाधीश है तो ऐसे न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाएगी। जब राज्य सरकार की अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी जाती है तो उस प्रकाशन की प्रति साक्ष्य के रूप में पेश की जाती है। अगर उच्च न्यायालय को लगा कि राज्य सरकार की अधिसूचना गलत है, उसका क्या परिणाम होगा? ऐसी अधिसूचना अप्रभावी हो जाएगी, सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी तथा ऐसे प्रकाशन को वर्जित करने, तलाशी लेने, संपन्न करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। अगर अधिसूचना वैध घोषित कर दी जाती है तो क्या परिणाम होगा? प्रश्नगत जो प्रकाशन स्थायी रूप से हो गया तथा उसकी सारी प्रतियां राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है तथा ऐसा परिसर जहां ऐसा प्रकाशन किया जाता है तलाशी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। अब इसके बाद में ये तो वर्जित प्रकाशनों के संबंध में जो प्रोविज़न थे वो ये थे। इसके बाद में निरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी, जो निरुद्ध व्यक्ति है उनकी तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी किया जा सकता है, वो सीआरपीसी सेक्शन 97 और 98 में दिया गया है। अगर न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति की निरुद्ध किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए या उसको छुड़ाने के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो शपथ पत्र पर परिवाद या तो डीएम को या एसडीएम को या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, अगर न्यायालय मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो बल पुलिस फोर्स ले जाने का निर्देश भी दे सकती है। अगर तलाशी के दौरान यदि स्त्री 18 वर्ष से कम कोई महिला मिल जाती है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएगी। ऐसी स्त्री की अभिरक्षा के संबंध में जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे आदेश दे सकता है। तो आज अपन ने तलाशी वारंट जारी करने के जो आधार दिए गए सीआरपीसी के अंतर्गत वो विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियोज में भी अपन सर्च वारंट की क्या प्रक्रिया होगी, सर्च वारंट, तलाशी वारंट का निष्पादन किस तरह से किया जाएगा, ये सारी डिटेल से अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।